10th का मैथमेटिक्स चैप्टर हो गया ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स। 3.5 प्रश्नावली पार्ट 51 एक नया एक्सरसाइज है 3.5। तो पहला क्वेश्चन है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में, यहाँ 4 ठो हिसाब दिया हुआ है। तो नीचे वाला चारों रैखिक समीकरण युग्म में किसका एक अद्वितीय हल है, दूसरा किसका कोई हल नहीं है, या किसके रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। तो पहला हो गया तुमको x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0, ये समीकरण नंबर 1। दूसरा है 3x माइनस 3y लिखे हो कि 9y है? 9y। 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0। यानी प्रश्न के अनुसार ये पहले समीकरण नंबर ये 2 हुआ। क्वेश्चन में जो कह रहा है जो ये 3 तरह के समीकरण होते हैं, तो उसमें से ये किस टाइप का समीकरण है। क्या इस समीकरण युग्म का अद्वितीय हल निकलेगा? अद्वितीय हल किस समीकरण युग्म का निकलता है? तो संगत समीकरण युग्म का। तो ये फिर है जो किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है। मान लो इसका हल निकल गया तो ये हो जाएगा संगत समीकरण युग्म। अगर नहीं निकला तब हो जाएगा असंगत समीकरण युग्म। अगर अनंत मान निकला तो ये हो जाएगा आश्रित समीकरण युग्म। तो इसमें हम लोग इसकी जानकारी कैसे लेंगे? तो इसके लिए गुणांकों के बीच का संबंध देखा जाता है। गुणांक यानी कोफिशिएंट। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 में ये दिया हुआ है x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0। बोलो यहाँ a बराबर 1, b बराबर माइनस 3, c बराबर माइनस 3। a1 हम यहाँ मिलाते चलते हो, a1 b1 c1। ये पहला समीकरण में a1 b1 c1 होता है, तीनों का मान हो गया। समीकरण 2 से समीकरण 2 में है 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0। इसमें a2 बराबर हो गया 3, x का गुणांक 3 कोफिशिएंट, b बराबर चिन्ह सहित बोला जाता है। प्लस कैसे लेंगे? व्यापक रूप में लेने के लिए प्लस कॉमन लेंगे तो माइनस 9, b हो गया b2, a2 b2 और c2 के जगह पर माइनस 2 है। अब कौन सा समीकरण युग्म होगा? तो ये जो गुणांक है, गुणांक अर्थात गुना वाला अंक, x का गुना वाला अंक 1, y का माइनस 3। तो इस तरह ये गुणांक जो है उनके बीच का संबंध हम लोग निकालेंगे। इसी संबंध से जानकारी मिलेगी जो दिया गया समीकरण युग्म में अद्वितीय हल होगा कि हल होगा ही नहीं, कि आश्रित समीकरण युग्म यानी अनंत हल प्राप्त होगा। तो गुणांकों के बीच संबंध निकालेंगे तो a1 बटा a2 इसका मान निकालेंगे। इसी तरह फिर दूसरा मान निकालेंगे b1 बटा b2, तीसरा मान निकालेंगे c1 बटा c2 का। तो a1 बटा a2, a1 का मान 1 है, a2 का मान 3, 1 बटा 3 हुआ। b1 बटा b2 में b1 का मान माइनस 3, अब b2 का मान हो गया
-9, माइनस माइनस काट गया तो 3/9 हुआ ना। 3/9 को फिर काटेंगे तो 3 × 3, 3 × 9, तो B1/B2 कितना हो गया? 1/3 हुआ। फिर आ जाओ C1/C2, C1 का मान हो गया -3 और C2 का मान हो गया -2, माइनस माइनस कट गया तो ये हो गया 3/2। अब इसमें देखो A1/A2 1/3 है, B1/B2 भी 1/3 है। इसका मतलब A1/A2 बराबर B1/B2 है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ A1/A2 बराबर B1/B2, दोनों का वैल्यू है ना। A1/A2 भी 1/3 और B1/B2 भी 1/3। और C1/C2 क्या है? 3/2। तो C1/C2 बराबर 3/2 है। लेकिन B1/B2 और A1/A2 कितना है? तो 1/3। तो अब बोलो तो इसमें संबंध हम लोग दिखलाएंगे तो A1/A2 है तुमको 1/3, अब B1/B2 भी 1/3 है। तो 1/3 बराबर 1/3 होगा ना। अब बराबर है 1/3 और 3/2 बराबर है नहीं न है। तो इसका मतलब 1/3 बराबर नहीं है 3/2 के, यानी A1/A2 बराबर B1/B2 है, लेकिन ये दोनों C1/C2 के बराबर नहीं है। बात को समझा? तो ये शर्त किस समीकरण युग्म के लिए है? ये असंगत समीकरण युग्म के लिए है। असंगत समीकरण युग्म में कोई हल नहीं प्राप्त होता है, नहीं न प्राप्त होता है। तो इसके अनुसार, क्वेश्चन के अनुसार, निम्न समीकरण के युग्मों में किसका एक अद्वितीय हल है? इस समीकरण का अद्वितीय हल नहीं है। अद्वितीय हल रहता तो इस समीकरण युग्म में दोनों वेरिएबल x और y का एक एक मान निकलता। तो इसको देख करके पता चलता है ये असंगत समीकरण युग्म में गुणांकों के बीच का संबंध है, जो यह बतलाता है कि यह समीकरण युग्म असंगत समीकरण युग्म है जिसका कोई हल नहीं प्राप्त होगा। इतनी ही बात लिखना है। किसका कोई हल नहीं है या किसके रूप से अनेक हल हैं। और द्वितीय हल की स्थिति में वज्र गुणन विधि से बनाना है। तो इसमें अंत में क्या लिखाएगा? अतः यह गुणांकों का संबंध हमें यह बतलाता है कि दिया गया रैखिक समीकरण युग्म असंगत समीकरण युग्म है। इतनी ही बात लिखेंगे। लास्ट में ये लिख देना है, गुणांकों के बीच का संबंध बतलाता है कि यह असंगत समीकरण युग्म है जिसका कोई हल नहीं प्राप्त होगा। ठीक है। दूसरा हिसाब, पहला समीकरण है 2x + y बराबर 5, दूसरा हो गया 3x + 2y बराबर 8। तो किस टाइप का समीकरण है? संगत असंगत की आश्रित। तो गुणांकों के बीच का संबंध निकाल करके तुरंत पता चल जाता है। तो समीकरण 1 से पहले हम लोग A1 B1 C1 निकालेंगे। 2x + y, +5 बराबर के आगे है तो पीछे ले आएंगे। व्यापक रूप में हमेशा बराबर के आगे शून्य होना चाहिए। यहाँ चलो बोलते चलो, A1 बराबर 2, B1 बराबर 1 और C1 बराबर चिन्ह सहित -5। समीकरण 2 से 3x + 2y +8 को पीछे लाएंगे तो -8 बराबर 0। A2 बराबर 3, B2 बराबर 2।
तथा C2 बराबर -8। इसलिए A1 बटा A2 बराबर कितना? A1 है 2, A2 3, 2 बटा 3। B1 बटा B2, B1 है 1, B2 है 2, 1 बटा 2। C1 बटा C2, C1 है तुमको -5, C2 -8, माइनस माइनस कट गया यानी हट गया। अब देखो तो कौन किसके बराबर है? A1 बटा A2 2 बटा 3 है, B1 बटा B2 1 बटा 2 है, तो 2 बटा 3 1 बटा 2 बराबर तो नहीं हुआ। तो लिख सकते हैं यहाँ A1 बटा A2 बराबर नहीं है किसके? B1 बटा B2 के, B1 बटा B2 के। इसके बाद C1 बटा C2 भी बराबर नहीं है, तो इससे नहीं मतलब है। जब ये दोनों A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं है तो किस टाइप का समीकरण हो गया? इसका तो हल संगत समीकरण युग्म, संगत समीकरण युग्म का ही ये टर्म एंड कंडीशन होता है। गुणांकों के बीच संबंध में A1 बटा A2 बराबर नहीं होता है B1 बटा B2, C1 बटा C2 की चर्चा करना ही नहीं है, ये दोनों टर्म ही काफ़ी है। इसका अर्थ हुआ ये किस टाइप का समीकरण हो गया? संगत समीकरण युग्म। तो लिखेंगे गुणांकों के बीच का यह संबंध हमें बतलाता है कि यह संगत समीकरण युग्म है। तो इस यहाँ तक तो लोग इसको चलो उतारो। इसमें ये लिखना है गुणांकों के बीच का संबंध हमें यह बतलाता है कि यह संगत समीकरण युग्म है जिसका अद्वितीय हल होगा, यानी एक वैल्यू निकलेगा x का, एक वैल्यू y का। अब इसको कहता है जिसका मान मतलब प्रश्न में देखो अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। तो ये अद्वितीय हल तो प्राप्त होगा, यानी समीकरण का हल प्राप्त होगा, x y का मान निकलेगा। तो वज्र गुणन विधि में ये फार्मूला हम पीछे जिस पार्ट में हो साबित कर दिए हैं, जो x का y का मान कैसे आता है, कैसे निकलेगा। तो x बराबर बक बक BC, B से ब और C से क, बक बक बटा AB, A से अ, B से ब, अब बक बक बटा अब दोनों के बीच में माइनस चिन्ह दे देना। याद रखना 12 21 12 21। तो फार्मूला में सेटिंग करेंगे तो और x बराबर B1 कितना है? तो देखो B1 है 1, तो 1 C2, तो C2 है -8, तो 1 गुने -8, फिर माइनस B2, तो B2 है 2 गुने C1, C1 का मान हो गया -5, फिर बटा A1, A1 है 2, फिर B2 का मान 2, फिर माइनस A2 है 3, B1 है 1 और x बराबर प्लस माइनस माइनस 1 8 8, माइनस माइनस प्लस 2 5 10, 2 दूनी 4, माइनस 3, ये हो गया 2, 4 में से 3 गया 1, इसीलिए x बराबर 2। समझा इसको? y बराबर होता है काका बटा अब CA का काका बटा अब 12 21, नीचे में भी 12 21, काका बटा अब 12 21, याद रखना ऊपर नीचे। तो इसका वैल्यू बैठाएंगे तो C1 का मान हो गया तुमको -5, A2 का 3, फिर माइनस C2 का
तो C2 का हो गया -8 कोष्ट -8 गुने A1 है 2 A1 2 B2 का 2 माइनस A2 का 3 गुने B1 हो गया 1 बराबर हो गया -5 को 3 से गुना करेंगे -15 माइनस माइनस प्लस 8 दूनी 16 नीचे में 2 दूनी 4 और 3 एकन 3 ये हो गया तुमको 1/3। तो इस तरह x बराबर 2 एवं y बराबर 3 क्या 4 में से 3 गया नीचे में। ओ सॉरी वेरी सॉरी 1/1 बराबर 1 इसलिए x बराबर 2 एवं y बराबर 1 आंसर समझा। तो वज्र गुणन विधि में फार्मूला नहीं भूलना चाहिए, बहुत अच्छा फार्मूला है। x बराबर बक बटा अब दोनों जगह माइनस 12 21 12 21, इसमें भी 12 21 12 21 है, लेकिन इसमें बक बटा अब y बराबर काका बटा अब दोनों में है नीचे, खाली ऊपर में याद रखना बक x में है y में ऊपर में काका है। ठीक है। तीसरा, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। तो समीकरण 1 से हम लोग पहले A1 B1 C1 निकालेंगे। समीकरण 1 से तो 1 में है 3x माइनस 5y प्लस 20 को बराबर के पहले लाएंगे -20 बराबर 0। A1 बराबर 3 B1 बराबर -5 C1 बराबर -20। अब समीकरण 2 से तो वहाँ पे -20 होगा C1 बराबर। हाँ -20 होगा, सही बोला, स्लिप ऑफ पेन कहते हैं इसको। समीकरण 2 से 6x माइनस 10y प्लस 40 को बराबर के पहले लाओ -40 बराबर 0। यहाँ A2 बराबर 6 B2 बराबर -10 C2 बराबर -40। अब पहले A1 बटा A2 कितना होता है ये निकालेंगे। तो A1 का मान हो गया 3 A2 का हो गया 6 कट करके हो गया 1/2 होगा। फिर B1 बटा B2 कितना होता है, तो B1 का मान हो गया -5 और B2 का मान हो गया -10 माइनस माइनस कट गया 5 एकन 5 5 दूनी 10 यानी ये भी 1/2 हुआ। C1 बटा C2 तो C1 का मान हो गया -20 C2 को हो गया -40 माइनस माइनस कट गया 20 एकन 20 20 दूनी 40 ये भी 1/2 हुआ। यानी निष्कर्ष ये है यहाँ पर तीनों बराबर हो गया। यहाँ A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 बराबर 1/2 तीनों का मान है ना। तो जिस समीकरण युग्म में गुणांकों का ऐसा संबंध कैसा A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 हो, तो ऐसा संबंध किस समीकरण युग्म का है, आश्रित समीकरण युग्म का है। इसीलिए गुणांकों का यह संबंध हमें बतलाता है कि यह आश्रित समीकरण युग्म है जिसके अनंत हल प्राप्त होंगे, यानी x और y के अनंत हल प्राप्त होंगे। ये पंक्ति लिखना है। लास्ट में निष्कर्ष में यही लिखना है, गुणांकों का यह संबंध
बतलाता है कि यह समीकरण युग्म आश्रित समीकरण युग्म है जिसके अनंत हल प्राप्त होंगे। चौथा है x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0। यही है ना जी, जी। ये समीकरण 1। नीचे 3x माइनस 3y माइनस 3x माइनस 3y माइनस 15। बराबर 0। समीकरण 2। तो समीकरण 1 से पहले सभी का मान निकालेंगे, सभी गुणांक का। तो ये हो गया x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0। ए बराबर 1 छिपा हुआ है, b बराबर माइनस 3, c बराबर माइनस 7। A1 B1 C1 होगा। समीकरण 2 से 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0। A2 बराबर 3, B2 बराबर माइनस 3, C2 बराबर माइनस 15। तब A1 बटा A2 कितना होगा? A1 1, A2 3, 1 बटा 3। B1 बटा B2, B1 का मान है माइनस 3, B2 माइनस 3। कट करके कितना हो गया? माइनस माइनस कट गया, 3 1 3 यानी 1 हुआ ना। C1 बटा C2, C1 है माइनस 7, ये हो गया माइनस 15। दोनों माइनस कट गया, 7 बटा 15। अब देखो तो संबंध क्या है? A1 बटा A2, यहाँ लिख रहे हैं B1 बटा B2, यहाँ लिख रहे हैं C1 बटा C2। A1 बटा A2 1 बटा 3 है, अब B1 बटा B2 1 है, तो 1 रुपया का तीसरा भाग 1 रुपया का भी बराबर तो नहीं होगा, यानी A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के, यानी ये बराबर नहीं है। नहीं है। जब ये A1 और A1 बटा A2 और B1 बटा B2 बराबर नहीं हो तो आगे की बात नहीं भी सोचो, इसका कोई अर्थ नहीं रह गया, क्योंकि ये दोनों ही बतलाता है कि यह समीकरण युग्म संगत समीकरण युग्म है जिसके गुणांकों के बीच का कैसा संबंध होता है। तो A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के, इसलिए यह संगत समीकरण युग्म है जिसका अद्वितीय हल होगा। आज प्रश्न में कह रहा है संगत समीकरण युग्म है तो एक्स वाई का मान निकालिए, है ना। इसमें निष्कर्ष लिख देना है, गुणांकों का संबंध यह बतलाता है कि यह समीकरण युग्म संगत समीकरण युग्म है जिसका अद्वितीय हल प्राप्त होता है। अब अद्वितीय हल प्राप्त होता है यानी हल निकलेगा, तो एक्स वाई का मान निकालना है, तो एक्स का फार्मूला होता है एक्स बराबर इतना, तो मान बैठाएंगे बक बक बटा अब 12 21 ऊपर नीचे। B1 का मान माइनस 3 है, तो माइनस 3 गुने C2 माइनस 15, फिर माइनस B2 का मान, B2 हो गया तुमको माइनस 3, तो माइनस 3 C1 हो गया माइनस 7 बटा A1 1 है, B2 माइनस 3, फिर माइनस A2 3, B1 माइनस 3। इसको हल करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 3 को 15 से गुना करेंगे 45, प्लस पीछे में छिप गया, माइनस माइनस प्लस, अब प्लस माइनस माइनस, यहाँ समझा बोलो तो। माइनस माइनस प्लस,
+3 को -7 से गुना करेंगे, प्लस माइनस माइनस 3 7 21 होगा ना इतना। प्लस माइनस माइनस 1 तिया 3, माइनस माइनस प्लस 3 तिया 9, कितना हो गया 45 में से 21 घटाएंगे 24, 24/6। ये हुआ 6, 6 चौका 24 4, इसलिए x बराबर 4 होगा। y बराबर का बटा अब 12 21 12 21 बीच में माइनस C1 कितना है -7 गुने A2 3, फिर माइनस C2 -15 गुने A1 1 A1 1 है, B2 -3, A2 हो गया 3 गुने B1 हो गया -3, तो ये हो गया -7 को 3 से गुना करेंगे -21, माइनस माइनस प्लस 15 का 15, ये प्लस माइनस माइनस 1 तिया 3, ये माइनस माइनस प्लस 3 तिया 9, ये -21 प्लस 15 है, इसका मतलब -6 होगा। ये हो गया -3, ये भी ये +6 होगा, तो कट करके ये हो गया 6 1 6, 6 1 6 -1, तो दोनों का आंसर आ गया। इसलिए x बराबर 4 तथा y बराबर -1 आंसर। समझ गया? तो इस पार्ट में तुम लोगों को पहला का चारों हो गया। अब अगले पार्ट में पढ़ना।